नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी, टेलीविज़न की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही और उन खबरों से आपका वास्ता क्या है। प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे जो हर खास आम के बीच में चर्चा का विषय रही है, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर आपके दैनिक जीवन से जुड़ी खबर हो या फिर मौसम, मानसून और बारिश से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स हो, तमाम बड़ी खबर हो और ये सभी खबरें आपको जानना है। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी और उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर, आपके पास में आना चाहूँगा कि आज की वो तमाम बड़ी खबरें कौन सी है जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है और क्यों? देखिए, सबसे बड़ी खबर है चीन से, जो उन्होंने एक चंद्रयान भेजा था चंद्रमा में। वहाँ पर वहाँ से जो भी मिट्टी और ये जो सैंपल वहाँ कलेक्ट किया है उसको लेके बहुत जल्द जो है पृथ्वी पर आ जाएगा और चीन की धरती पर सुरक्षित उसको उतारने की तैयारी हो गई है। और जो खनन हुआ है, उन्होंने एक सिस्टम रखा था कि यहाँ से चंद्रयान चंद्रमा पे भेजे और चंद्रमा से जो भी मिट्टी है और जो भी वहाँ पर और अन्य सामग्री है उसका खनन करके एक कंटेनर में लोड किया और कंटेनर में लोड करने के बाद रवाना हो गया वहाँ से। और उस रवानगी के बाद अभी 70% पृथ्वी की ओर वो आ चुका है। लेकिन ये 70% अब 30% रह गया है। 30% जब आ जाएंगे तो उतारने के सुरक्षित उतारने के बाद उसमें टेस्ट किया जाएगा कि इसमें क्या है, क्या खनन करके लाए है, उसका नेचर क्या है, वो किस काम में आ सकता है। इस प्रकार के जो है पूरी टेस्टिंग की तैयारी हो गई है और बहुत ही जल्द जो है वो चीन की धरती पर उतर जाएगा। इसी के चलते एक और खबर है जो रूस से है। रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है उसमें अभी चरम सीमा पर है। और अभी कल जो आंकड़ा जारी हुए उस आंकड़े में बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा आया है कि लगभग रूस के 5 लाख लोग सैनिक उसमें मारे गए हैं और वही लगभग 1 लाख सैनिक के आसपास यूक्रेन के मारे गए हैं। बता दें यहाँ कि रूस को आर्थिक रूप से और हथियार के उसमें बड़े पैमाने पे सप्लाई यूक्रेन को उनके सहयोगियों से मिल रहे हैं। उसी के चलते रूस से वो बड़ी भारी पड़ रहे हैं और इस लड़ाई में भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है यूक्रेन। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि कल एक घटना घटी है कि छोटे छोटे जो ड्रोन से यूक्रेन रूस पर हमला कर रहे हैं। उसी के चलते जब एक 3 जो सैनिक है साथ में जा रहे थे उनके ऊपर स्मॉल ड्रोन से हमला किया और ये तासीर ये है कि हमला करने के बाद ड्रोन खुद ही फट जाता है। तो उसके फटने से एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल होने के बाद ये कहा गया कि खुद ही सैनिक ने आदेश दिया या इशारा करके बताया कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ और मेरे को बचाने के लिए आप लोग भी मारे जाओगे, इसीलिए आप मुझे सिर में गोली मार दो ताकि मेरी मौत अभी हो जाए। तो उस सैनिक के इशारे पे साथी सैनिक ने फिर उनको बिल्कुल वैसे की वैसा ही किया और सिर पे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और फिर आगे बढ़ गए। तो ये एक जो सिस्टम है। इसके अलावा और अंतर्राष्ट्रीय खबर ये है, श्रीलंका में भारतीय 3 मछुआरे को पकड़ा है। इसके चलते जो है उसमें ये देखा गया कि जो स्टालिन है मुख्यमंत्री है, उन्होंने यहाँ से केंद्र शासन से मांग की है कि जो हमारे जो मछुआरे उनको श्रीलंका के पकड़ से छुड़वाया जाए। जी जी सर, और इसी के साथ में हमारे एडिटर सूरज पाठक जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं जो राष्ट्रीय खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सूरज जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आज की वो बड़ी खबरें कौन सी है जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खबर बनी है और अखबारों की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है।
बिल्कुल मनीष, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से देखा जाए कि आज से नई लोकसभा, जिस लोकसभा के चुनाव को लेके इतनी गहमा-गहमी रही है, परिणाम आए हैं और फिर परिणाम के बाद भी तमाम गहमा-गहमी रही है। आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है और यहाँ मैं उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस तरह से सदन की प्रक्रिया है कि नई लोकसभा के प्रारंभ में हुँ, सदस्यों को शपथ दिलाने की जो बात होती है, तो वो काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। हुँ, तो प्रोटेम स्पीकर के को लेकर के कुछ गहमा-गहमी होने के ज़रूर आसार यहाँ नज़र आ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और 7 बार के सांसद हैं, भर्तृहरि महताब, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। हालाँकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं, वो आज प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएँगी और 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी आज। तो य एक तरफ जहाँ सभी क्योंकि आज जैसा कि देखा जा रहा है कि 280 नवनिर्वाचित सांसद जो हैं, वो भी शपथ लेंगे और आज से लोकसभा का जो सत्र शुरू हो रहा है, क्योंकि इसके बाद में जैसे ही शपथ ग्रहण सबका हो जाएगा, तो 26 जून को संभावना है कि देश की 18वीं लोकसभा को नया लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर भी मिलने की संभावना है, तो उसको लेकर के अब देखना होगा कि क्या कुछ तमाम चीज़ें होती हैं। एक खबर का और ज़िक्र करना चाहूँगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जगदलपुर में 50 किलो बारूद लगा कर के एक ट्रक को उड़ाया गया है और वो ट्रक था कि जवानों के लिए राशन लेकर जा रहा था ट्रक और नक्सलियों ने उस ट्रक को बारूद लगा कर के उड़ा दिया है। इस हादसे में 2 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इस बार ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे में नक्सलियों ने ज़मीन के इतने नीचे बारूद लगाया था कि लगभग 50 किलो बारूद था कि वो ट्रेस नहीं हो पाया। क्योंकि सिकमा से तिम्मापुर के पास नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट करके जवानों के लिए राशन जो ले जा रहा था ट्रक, उसमें उस ट्रक को उड़ा दिया है, 2 जवान शहीद हुए हैं। और जैसे ही ये ट्रक सिगलैर को पार करते हुए 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ा तो नक्सलियों ने ब्लास्ट कर दिया। इसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ के जवान जो विष्णु हैं वो और शैलेंद्र सह चालक हैं, उनकी हुँ। मौके पर ही मौत हो गई थी। विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए थे। तो जिस तरह से एक तरफ हम देख रहे हैं कि सीआरपीएफ और सुरक्षा बल जो हैं, वो नक्सलियों के खिलाफ लगातार मूवमेंट चला रहे हैं और हमने चुनाव के समय भी देखा है और अभी उसके बाद भी लगातार नक्सलियों के खात्मे को लेकर के लगातार मूवमेंट चल रहा है। तो ये माना जा रहा है कि इससे पहले जो घटनाएँ हुई हैं, सीआरपीएफ का जो मूवमेंट रहा है या सर्चिंग अभियान रहा है क्योंकि सर्चिंग अभियान के दौरान भी कई बार हमने देखा है कि मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में नक्सली शहीद हुए हैं। तो ये उसका बदला लेने के लिए संभवतः ये वारदात की गई है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। एक और खबर का ज़िक्र करना चाहूँगा क्योंकि मैं जिस तरह से वर्तमान में हम देख रहे हैं कि नेट की परीक्षा, तमाम तरह की परीक्षाएँ रद्द हुई हैं और पेपर लीक का मामला इसमें सामने आया है। राजनेताओं के नाम भी इसमें सामने आए हैं कि उनका भी इसमें हाथ हो सकता है, संलिप्तता हो सकती है। तो जहाँ एयूयू की बात हो रही है, उसमें जाँच करने की बात हो रही है, तो यहाँ एक बात सामने आ गई है कि सेंटर पहुँचने से पहले ही जो नीट यूजी का पेपर था, वह बिहार और झारखंड के छात्रों को मिल गया था। हुँ, जिसको लेकर के भी जो अभी तक जाँच हुई है, उसमें जो सामने आए हैं, जो तथ्य उसमें सामने आए हैं क्योंकि बिहार पुलिस की जो आर्थिक अपराध यूनिट है ईओयू, उन्होंने नीट यूजी पेपर लीक केस की जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि 5 मई को सेंटर पहुँचने से पहले ही बिहार और झारखंड के 100 छात्रों के पास ये नीट का पेपर उनको मिल गया था। और जो एग्ज़ाम माफिया जिसे हम कहते हैं, परीक्षा माफिया ने पटना में सनसनी खेज जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया पेपर लीक की क्योंकि यहाँ खेमनीचक स्थित जो लर्न एंड प्ले स्कूल है और बाईपास के पास एक होटल में झारखंड के कुछ शहरों में सवाल-जवाब रटवाए गए थे छात्रों को और ये पेपर 100 छात्रों को मिल गया था 5 मई को जो पेपर था, उनको सेंटर पहुँचने से पहले ही उनके हाथ में ये पेपर आ गया था। एक बात और इसमें और आ रही है कि जिस तरह से परीक्षा को लेके देखा जाए तमाम परीक्षाओं की, तो एक और परीक्षा जो आरओ की परीक्षा हुई थी, उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा हुई थी लोक सेवा आयोग की, तो उस परीक्षा को लेकर के बात की जा रही है कि वो जो पेपर है, उस परीक्षा का वो भोपाल से
भोपाल की प्रेस क्योंकि वहाँ प्रिंट हुआ था वो, तो भोपाल की प्रेस से वह पेपर लीक हुआ था। हालाँकि इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है हुँ, और इस पेपर लीक के लिए 10 लाख रुपए में डील हुई थी क्योंकि उप लोक सेवा आयोग और एआरओ परीक्षा का पर्चा जो है, भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से लीक होना बताया जा रहा है। इस मामले में एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी के साथ प्रयागराज से विशाल दुबे, संदीप पांडे सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है इसमें। इसमें एक बात जो सामने आ रही है कि प्रेस कर्मचारी सुनील की मदद से पर्चा निकलवाया गया था हुँ, और 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था और 21 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है उसने खुलासा किया था कि आरओ और एआरओ परीक्षा का पर्चा जो है प्रयागराज के बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज केंद्र के अलावा एक जगह और लीक होने इसकी बात सामने आई थी। दूसरी तरफ बात करूं कुछ और खबरों की जिसमें हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश का जो अमरवाड़ा उपचुनाव है, वो साख का सवाल बना है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत को लेकर के अपना पूरा जोर लगा रही है क्योंकि बता दूं कि पिछले 3 बार से जो विधायक रहे हैं वहां पर कमलेश शाह है, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते थे और जीते हैं। इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ कर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस ने जैसा देखा जा रहा है कि देवराबेन भलावी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रत्याशी हैं और धीरेन शाह कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है यहाँ पर। तो जहां एक तरफ कमलेश शाह हर्री राजघराने से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ जो आंचल कुंड धाम है वहाँ के जो हैं उनको धीरेन शाह को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया तो यहाँ एक तरफ देखा जा रहा है कि कमलनाथ की साख दांव पर लगी हुई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर है कि इस सीट पर जीत हासिल करना है क्योंकि इस सीट पर जीत हासिल करने से कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने की जो बात सामने आ रही है, कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की बात है। तो उसको लेकर के तमाम तरह की कवायद हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब बूथ मैनेजमेंट क्योंकि इस सीट पर जो है 10 जुलाई को मतदान होना है, तो यहाँ इस सीट पर तमाम तरह की कवायदें की जा रही हैं। कमलनाथ खुद 2 जुलाई से मैदान में उतरेंगे और प्रचार की कमान संभालेंगे क्योंकि धीरेन शाह जो है, उनका नाम कमलनाथ के द्वारा सुझाया गया था। पहले जिन 3 लोगों का पैनल बनाया गया था, हुँ, उन 3 लोगों में धीरेन शाह का नाम नहीं था, लेकिन कमलनाथ की हरी झंडी ना मिलने से नाम घोषणा नहीं हुई और जब कमलनाथ ने हरी झंडी दी, तब जाकर के धीरेन शाह का नाम यहाँ ओपन किया गया और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में धीरेन शाह यहाँ मैदान में है। दूसरी तरफ हुँ। देखा जा रहा है कि इस सीट से एक बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी विजय होकर के सदन तक पहुंचे हैं, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जो युवा चेहरा है उनके देवराबेन भलावी उनको मैदान में उतारा है, तो ऐसा देखा जा रहा है कि इस सीट को जीतने के लिए क्योंकि ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जितने वोट मिलेंगे जैसा कि अभी हमने देखा कि यही जो देवराबेन भलावी हैं लोकसभा चुनाव में उतरे थे और अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में उनको लगभग 55,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तो ऐसी स्थिति में कि देवराबेन भलावी को यदि जो वोट मिलते हैं तो उसका नुकसान कांग्रेस को ज्यादा होगा, भारतीय जनता पार्टी को कितना होगा ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ ये देखना है कि 3 बार लगातार क्योंकि केवल कमलेश शाह नहीं इनके दादा और इनकी माँ भी यहाँ से विधायक रह चुकी हैं। हालाँकि इनका पूरा परिवार ही जो है वो राजनीति में सक्रिय है, भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर वहाँ पर वो लोग स्थापित हैं। तो अब देखना दिलचस्प ये हो रहा है कि कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि कांग्रेस की टिकट पर वो लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो चुनाव जीतने में कितने सफल होते हैं और कितनी मशक्कतों का हुँ, सामना करना पड़ता है, उनको ये ज़रूर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जैसा देखा जा रहा है कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि कांग्रेस के लिए ये सीट जो है वो साख का सवाल बन गई है कि यदि ये सीट कांग्रेस नहीं जीतती है तो देखा जा रहा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों के लिए बड़ी चुनौती है और कमलनाथ तो हालाँकि जैसे मैंने कहा कि 2 जुलाई से जो है वो प्रचार की कमान यहाँ पर संभाल लेंगे। तो अब देखना क्योंकि इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है यहाँ के मतदाताओं के लिए भी और प्रदेश की राजनीति में भी इस सीट पर जीत और हार बहुत कुछ तय करने वाली है। जी मनीष। बिल्कुल ठीक है और इसी के साथ में लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं जो बताएंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। ज्ञानेश जी, वो बड़ी खबर कौन सी है जो उत्तराखंड में चर्चा का विषय बनी हुई है, उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा। अ, देखिए मनीष जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे एडिटर सर ने अभी एक ज़िक्र किया था खबर का, जो सूरज सर ने ज़िक्र किया था कि जो एआरओ और आरओ की जो परीक्षा हुई है, उसमें बता दूँ कि जो एसटीएफ के अधिकारी हैं अमिताभ, उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर बताया है कि जो उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर जो लीक हुआ था, उस मामले में यूपी एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा किया है।
बता दूं कि उन्होंने बताया कि भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस में यह पेपर छपा। सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का प्रश्न पत्र जो है वो भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया था। तो वहां पर जो कार्यरत थे प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी की मदद से राजीव नयन मिश्रा ने करवाया था। ये पेपर को आउट जो है राजीव नयन मिश्रा ने आउट कराया था, आरओ और एआरओ का पेपर। तो यूपी एसटीएफ ने भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी के समेत उनके साथ में 6 लोगों को गिरफ्तार किया और यहाँ पर प्रयागराज से के सिविल लाइन क्षेत्र से की गई है इनकी 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। तो वहीं हम अब बात करेंगे मनीष जी की, जो लखनऊ में यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जो है हलचल तेज है और ये उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए अहम है। एनडीए के सामने अपनी 5 सीटों को बचाना चुनौती है। बता दूं कि 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। मिल्कीपुर, करैल, सीतामऊ सीट पर होना है उपचुनाव। वहीं कुंदर की गाजियाबाद, फूलपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की तैयारी होंगी और मजवा, कटेरी, खैर और मीरापुर सीट पर होना है उपचुनाव। कन्नौज से अखिलेश यादव की जीतने के बाद में खरैल सीट खाली है। वहीं फैजाबाद से अवधेश प्रसाद के जीतने से मिल्कीपुर सीट खाली हो गई और इरफान सोलंकी को सजा होने से सीसामऊ की सीट उपचुनाव खाली हो चुकी है। वहीं अतुल गर्ग के सांसद बनने से गाजियाबाद सीट पर उपचुनाव होगा और जियाउर रहमान के सांसद बनने से कुंद की विधानसभा सीट खाली है। फूलपुर से बीजेपी के प्रवीण पटेल सांसद बने हैं और वहां भी उपचुनाव होना है। मजवा एमएलए रहे विनोद बिंद अब भदोही से बीजेपी सांसद और मिर्जापुर की मजवा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। लालजी वर्मा के सांसद बनने से कटेरी सीट पर उपचुनाव होना है और ये सपा से लालजी वर्मा जो है अम्बेडकर नगर से सांसद चुने गए हैं। अनूप वाल्मीकि बीजेपी से हासद के सांसद चुने गए हैं। अलीगढ़ की खैर सीट से एमएलए थे अनूप खैर, भी उपचुनाव यहाँ भी होना है। अब बता दूं बिजनौर से चंदन चौहान आरएलडी के सांसद चुने गए। तो चंदन के संसद बनने से मीरपुर सीट पर उपचुनाव होता है। वहीं मैं बात करूंगा मनीष जी की उत्तर प्रदेश में बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी है। सूत्र बता रहे हैं कि रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर बदलाव होना है और 15 जुलाई के बाद ये बड़ा बदलाव हो सकता है। आला कमान तक रिपोर्ट पहुंच रही है, उसके बाद में निर्णय होगा। वहीं बता दूं मनीष जी की जो अखिलेश यादव आज एसपी सांसदों के साथ में एक अहम बैठक करेंगे और संसद सत्र के लिए वो एक रणनीति बनाएंगे, उसी पर उनकी बैठक होनी है आज। मनीष जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है ऊर्जा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली और इस दौरान उन्होंने विभाग की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रेजेंटेशन का अवलोकन किया। सीएम योगी ने कहा कि बिजली का बिल समय से जमा कराने के लिए लोगों से जागरूकता बढ़ाने का कार्य करना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लोग मोबाइल का बिल समय पर जमा करते हैं, उसी प्रकार बिजली का बिल भी समय पर जमा करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, जिससे बिजली विभाग का जो बिल है वो समय पर जमा हो सके। इसके लिए विभाग एक सुदृढ़ मैकेनिज्म तैयार करे। सीएम योगी ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर विशेष जोर दिया और कहा कि जनता को इसके लिए तैयार किया जाए। स्मार्ट मीटर आज की आवश्यकता है। वहीं मैं फिर अखिलेश यादव की खबर का जिक्र करूंगा कि समाजवादी पार्टी की एक और बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की कोशिश में अखिलेश यादव जुटे हैं। भाजपा अपनी शरण में आए इन बागियों को कहीं न कहीं समायोजित करने की तैयारी में और इसी क्रम में सपा के बागी विधायक को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने की तैयारी है। उन्हें सपा विधायक के तौर पर इस पद पर बिठाया जा सकता है। इस तरह का प्रयोग पिछली बार भी विधानसभा में हो चुका है, जब सपा विधायक रहते हुए नितिन अग्रवाल को विधानसभा उपाध्यक्ष बना दिया गया और कुछ इसी तरह का प्रयोग फिर दोहराया जाएगा। सपा के युवा विधायक अवध क्षेत्र से आते हैं, पर इसमें एक पेच यह भी है मनीष जी, एक अन्य बागी विधायक ने इस पद पर आने की ख्वाहिश जताई। विधानसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष की सबसे बड़े दल के पास जाता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले अपने 7 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की पूरी तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए इन विधायकों से भाजपा के शामिल होने, उनके लिए प्रचार प्रसार करने और भाजपा के मंच पर बैठने आदि मामले खंगाले जा रहे हैं। खास तौर पर लोकसभा चुनाव में इन विधायकों की भाजपा नेताओं के साथ मेलजोल व बैठकों में शामिल होने पर निगाह रखी गई। असल सपा को एहसास है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आधार पर उनकी सदस्यता खत्म कराना संभव नहीं होगा। इसके लिए उनकी भाजपा से संबद्धता को साबित करना भी पड़ेगा।
इसलिए पार्टी पूरी तैयारी और सबूत जुटाने के बाद ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के यहाँ दल बदल विरोधी कानून के तहत इनकी सदस्यता निरस्त करने की याचिका दाखिल करेगी। ये जो सपा के बागी विधायक हैं, उसमें बता दूं कि विधायकों में मनोज पांडे हैं, विनोद चतुर्वेदी हैं और राकेश पांडे, अभय सिंह है, राकेश प्रताप सिंह है और पूजा पाल और आशुतोष मौर्य शामिल है। इसके अलावा अमेठी से विधायक महाराजी देवी ने राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। वह पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी है। और इसके अलावा सपा विधायक पल्लवी पटेल ने भी बागी तेवर दिखाए। तो महादेवी की पल्लवी पटेल पर सपा ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन बागी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोई रियायत के मूड में नहीं है और इन बागियों की पार्टी में वापसी की पैरोकारी करने वालों को भी इन्होंने इससे दूर करने का सख्त संदेश दिया। जी बिल्कुल अब सदस्यता खत्म कराने के मामले में अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लेना होगा। जी बिल्कुल ज्ञानेश जी, लौटूंगा आपके पास में। और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ में महेश सैनी जी भी जुड़े हुए हैं। महेश सैनी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड की वो बड़ी खबरें कौन सी है जो आज खास हेडलाइंस बनी है अखबार की दुनिया में या टेलीविज़न की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी है? क्या है वो खबरें, दर्शकों को बताइए। मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के सीएम ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अब कोई भी ट्रैकर्स जो है जो जाएगा तो वो एक जो ट्रैकिंग कंपनी है वो पूरी तरीके से जो इम्पैनल होगी और उसकी जो गाइड होगा वो ट्रेंड होगा, वही अब ट्रैक करा सकता है। और गाइड के पास उसमें सैटेलाइट फोन होगा ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो वो तत्काल संबंधित को संपर्क कर सके और बचाव राहत कार्य जल्दी हो सके। दूसरा सबसे बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरीके से, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ है उसी तरीके से उत्तराखंड में अब 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, जो चुनाव में अब निकाय चुनाव में भी 33% की हिस्सेदारी रख सकती हैं। तो पंचायत से पहले यहाँ पर निकाय चुनाव होने हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ा निर्णय माना जा रहा है। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री धामी जी ने कल सचिवालय खुला करके 2 ऐसे लोगों को टर्मिनेट एक तरीके से कहा जाए तो पद से हटा करके उन्हें तत्काल अटैच कर दिया है। और जो प्लानिंग में परेशानी कर रहे थे, जो लैंड यूज को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर रहे थे, उनको तत्काल हटा देगा। ये पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हुआ है कि योगी जिस तरीके से धामी जी ने ये एक्शन लिया है, तो ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपको बता दूं मनीष जी कि बद्रीनाथ और यमुनोत्री में 4 यात्रियों की मौत हो गई है। अब तक का ये आंकड़ा 150 को पार कर गया है। अभी तक चार धाम यात्रा में 150 लोगों को मृत्यु हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो उज्जैन में एक अपराधी ने ऋषिकेश और इंदौर में एक महिला के शव के टुकड़े करके भेजे थे, वो व्यक्ति को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है और उसको अरेस्ट कर लिया गया। ये उज्जैन से हुआ। उसने महिला के जो फोन था उसमें सिम डाला और सिम डालने के बाद ही पुलिस ने उसे ट्रैक कर लिया और उज्जैन से उसे गिरफ्तार कर लिया है। रुद्रपुर क्या गोरीकंड के आसपास की घटना है जिसमें 30 लोगों की जान बच गई है। पैराफिट जो लगा होता है उससे उसकी जान बच गई है, वरना तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। और सबसे बड़ी सवाल की बात यह है कि जहां जहां मोड़ टर्न है वहां वहां जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, यदि चालक उसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर यह परेशानी होने से बचा जा सकता है। लेकिन लापरवाही के कारण ये अक्सर दुर्घटना होती हैं। पहाड़ के नियम के अनुसार ही यहाँ पर जो बाहर के ड्राइवर आते हैं उनको यहाँ पर यात्रा करनी चाहिए, ऐसी एडवाइजरी जारी की है परिवहन विभाग ने। तो साथ ही आपको बता दूं मनीष जी कि पर्यावरण को बचाने के लिए संरक्षण पदयात्रा हरियाली के नाम से कल यहाँ पे की है। उन्होंने हरे पेड़ को काटने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध होकर के हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रहे थे। और वहां पर ये तस्वीर लगभग वायरल है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, पर्यावरण की ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, गर्मी से परेशान है। उसी को लेकर के लोगों का जो इकट्ठा होना है, नवयुवकों को जो इकट्ठा होना है, एक संदेश दे रहा है कि किसी भी तरीके से आप वृक्षारोपण कीजिएगा और साथ ही जो बचे हुए पेड़ हैं उन्हें न काटिएगा। तो बद्रीनाथ हाईवे पर लामबाड़ के पास एक हादसा होने से बच गया है। ट्रैवल पलटा तो जरूर है, लेकिन वहां
छोटी मोटी चोटें आने के साथ साथ यात्री सुरक्षित हैं। इसमें 15 लोग सवार थे। मनीष जी, ये घटना लगातार इसलिए हो रही है कि जो प्लेन के ड्राइवर हैं वो पहाड़ के नियमों को पालन नहीं करते हैं और उनका जो स्पीड होती है वो मोड़ पर भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो दिक्कतें आती हैं। सीएम सीएम धामी ने लगातार ये अपील करते रहे हैं कि जो भी यात्री आए यहाँ पर, श्रद्धालु आए, वो कम से कम अपनी व्यवस्थाओं को, अपने ड्राइवर को अपने नियंत्रण में रखें ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। तो हल्द्वानी से एक बहुत बड़ी खबर कल प्रदर्शन हुआ है। वनभूला में 2 छात्राएं पिछले 1 सप्ताह से गायब हैं, उनका कोई पता नहीं लगा है। कई संगठनों ने मिलकर एसएसपी का कल घेराव किया है। उन्होंने कहा कि इनको बरामद किया जाए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोटद्वार में मालन पुल को, एक स्लैब को लिफ्ट किया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा इंजीनियरों की कामयाबी मानी जा रही है। जैसे दिल्ली मेट्रो में जैक से शिफ्ट किया था वहां पर, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये शिफ्ट किया है। इससे कई करोड़ रुपए की जो हानि थी वो बच गई है और ये जल्दी ही ये व्यवस्था बन जाएगी। साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला यहाँ लिया है। जो यहाँ के चिकित्सक हैं, पहले वो 60 वर्ष में यहाँ रिटायर होते थे, अब वो 65 वर्ष में यहाँ रिटायर होंगे। यहाँ जो ट्रेंड डॉक्टर्स की बात करें तो क्योंकि कमी है यहाँ पर पहाड़ों में, तो इससे ये बहुत बड़ा लाभ यहाँ आमजन को मिलने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल तो महेश साथ जी। ही मैं आप अनुशासनता के जो खबरें हैं उस पे योगी जी और धामी जी लगातार एक तरीके से ये ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने कल जो एक बैठक थी उसमें 5 प्राचार्य, राजकीय प्राचार्य नहीं शामिल हुए, तो उन्होंने उन्हें तत्काल वहां से जैसे ही बैठक खत्म हुई तो उन्हें तो सस्पेंड कर दिया है और कहा कि इस तरह की कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरीके से ये समझिएगा कि अब उत्तराखंड एक नए दौर में चल रहा है और यहाँ आने वाले अब यात्रियों से ये कहा जा रहा है कि वो मौसम के हिसाब से यहाँ पर आएं और अपना छुट्टियों का आनंद उठाएं। बिल्कुल ठीक है महेश जी, चूंकि वक्त हमको अब इतनी ही इजाज़त देता है। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि प्रेस वार्ता के आज खास कार्यक्रम में हमने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर प्रकाश डाला है, जो अखबार की दुनिया में हेडलाइंस बनी है तो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही है, और उन खबरों से आपका वास्ता क्या रहा है। तो कल फिर इसी वक्त फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।